अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले प्रकार की अभिक्रिया यानी कि संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया का जो मूल शाब्दिक अर्थ है, संयोजन शब्द का अर्थ है यहां पर जुड़ना या हम कह सकते हैं मिलना। संयोजन शब्द का जो एक शाब्दिक तात्पर्य जो हम आम भाषा में समझते हैं उसका अर्थ होता है जुड़ना या फिर मिलना। जुड़ना या मिलने से क्या मतलब है, जब दो या दो से ज्यादा प्रकार के रासायनिक पदार्थों को, तत्वों को या यौगिकों को आपस में कह सकते हैं अभिक्रिया करने के लिए किसी एक पात्र में, बर्तन में मिलाया जाता है किसी टेस्ट ट्यूब में, तो उनके जुड़ने या आपस में मिलने के पश्चात जो उत्पाद का निर्माण होता है वो प्रकार की अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रियाओं में संयोजन अभिक्रिया कहलाएगी। तो इसको अपन ढंग से विधिवत लिखे हैं। दो या दो से अधिक तत्वों आयनों यौगिकों के आपस में जुड़ने पर एक एकल उत्पाद का, एक नहीं कह सकते हम, एकल उत्पाद का निर्माण होता है उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इस पूरी परिभाषा में हमें सिर्फ दो शब्दों पर सबसे ज्यादा ध्यान लगाना है। पहली बात, जुड़ने वाले जो क्रियाकारक है दो या दो से अधिक होने चाहिए, कम से कम दो तो होने चाहिए। एक अकेला तो किसी के साथ क्या जुड़ पाएगा, क्या उत्पाद बनाएगा, कम से कम दो तो आपस में होने ही चाहिए ताकि दोनों मिलकर एक चीज बना सके। और सबसे बड़ी बात, उत्पाद जो है तो क्रियाकारक सदैव कितने रहेंगे, दो या दो से अधिक। और रही बात दो या दो से अधिक क्रियाकारकों के आपस में जुड़ने पर उत्पाद की संख्या सदैव एक ही रहेगी, तो एकल उत्पाद का निर्माण होता है। ऐसी अभिक्रिया को संयोजन या इसका दूसरा नाम आप कह सकते हैं योगज अभिक्रिया। योगज अभिक्रिया भी हम कह सकते हैं। तो ये हमें मुख्य रूप से ध्यान रखना है। अब बात करते हैं किसी भी संयोजन अभिक्रिया को समझने के लिए एक छोटा सा हम सूत्र फॉर्मूला कह सकते हैं या सूत्र कह सकते हैं जो आसानी से समझ में आ सकता है। देखिए इसके लिए क्या है, दो या दो से अधिक तत्व, मान लीजिए एक है अपना ए, दूसरा है बी, तीसरा मान लीजिए सी। अब इन सब को मिलाने के बाद जो हमें एक एकल उत्पाद मिलेगा वो रहेगा हमारे पास डी। हम कह सकते हैं कि इस प्रकार की अभिक्रिया, ये सूत्र देखते ही हमें सबसे पहले समझ जाना है कि ये एक संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। अगर इस तरह का सूत्र आपके सामने रखा जाता है या इस तरह से आपके सामने कोई रासायनिक अभिक्रिया आती है, कोई उसमें जुड़ने वाले एक से ज्यादा हो,
पर अंत में बनने वाला उत्पाद एक ही रहे, तो आपको समझ जाना ये संयोजन अभिक्रिया या फिर योगज अभिक्रिया का उदाहरण है। तो देखिए ए, बी और सी तीन अलग अलग, ये कौन है, क्रियाकारक, और अलग अलग क्रियाकारक मिलकर एक साथ मिलकर एक सिंगल यानी कि एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। यानी ये क्या रहेगा हमारा, डी है, जो हमारा क्या बन जाएगा, उत्पाद। तो इस प्रकार का सूत्र या इस प्रकार की परिभाषा आपको सीधे सीधे शब्दों में याद करनी है। और जैसा कि आपको इस शब्द का शाब्दिक अर्थ जैसे ही पता चलता है संयोजन, संयोजन का मतलब होता है आपस में जुड़ना। तो जुड़ने के लिए कम से कम कितने चाहिए, दो, और दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। पर आपको अच्छे से पता है, जैसे आप संयोजन को आप सीधा ऐसे भी मान सकते हैं, दो या दो से अधिक जब आपस में जुड़ते हैं तो निर्माण कितने का होगा, एक का। ये हम अपने हाथों से भी सीख सकते हैं, थोड़ा सा अपने को दिमाग लगाने की जरूरत है, ताकि हम अपने आसपास की चीजों से इन अभिक्रियाओं के जो भी प्रकार है उनको आसानी से समझ सकें। जैसे कि मान लीजिए मेरे दो हाथ, ये दो अलग अलग क्रियाकारक हैं और आपने इन दोनों को मिला दिया, अब ये दोनों मिलने पर कितने बन गए, एक। तो हम कहेंगे दो या दो से अधिक उत्पाद क्रियाकारकों को मिलाने पर एक सिंगल उत्पाद का निर्माण होता है। ऐसी अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। अब हम पढ़ेंगे इसके कुछ उदाहरण। किताब में कुछ उदाहरण दे रखे हैं, हम उन्हीं उदाहरणों को लेते हुए कुछ एक दो अभिक्रियाएं और आपको समझाएंगे। सबसे पहले देखते हैं, कोयले का जलना करके एक अभिक्रिया दे रखी है। कोयले का जलना, आपको परीक्षा में कोयले की शब्द की जगह लकड़ी भी लिखा जा सकता है, शब्द कार्बन भी लिखा जा सकता है, पेट्रोल, केरोसिन, कुछ भी शब्द लिखा आ सकता है। तो इन सभी शब्दों का तात्पर्य एक ही है, क्योंकि इन सब चीजों के अंदर एक ही चीज पाई जाती है, वो पाई जाती है कार्बन। हमें ये याद रखना, जरूरी नहीं है कि वो कोयले का ही पूछे, या जलना की जगह दहन शब्द जो अपनी किताब में दिया हुआ है ऐसा भी लिखा जा सकता है। तो कोयले का दहन, लकड़ी का दहन, कार्बन का दहन, पेट्रोल, केरोसिन, यहां तक कि वो प्लास्टिक भी लिख सकता है। प्लास्टिक की बाल्टी, सीधा उदाहरण देकर पूछ ले कि प्लास्टिक के बाल्टी या प्लास्टिक के किसी बर्तन का दहन होने पर किस प्रकार की अभिक्रिया होगी, या उस प्रकार की रासायनिक समीकरण दीजिए, तो हमें एक जैसा ही लिखना है। तो इन सब का जो मूलभूत कण है, इन सब के अंदर वो रहेगा कार्बन। तो देखिए क्या रहेगा, रासायनिक समीकरण क्या रहेगा, कार्बन। इन सब का सूत्र क्या रहेगा, कार्बन। कोई भी वस्तु जलने के लिए एक आवश्यकता होती है, किस चीज की, ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन का सूत्र है हमारे पास O2। और जब कार्बन या लकड़ी, कोयला, केरोसिन, कुछ भी चीज ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेगी तो बदले में हमको क्या देगा, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये तो हो गया हमारे, ये दोनों कार्बन और ऑक्सीजन कौन है, क्रियाकारक, और CO2 क्या हमारा उत्पाद। अब इसके साथ मैंने आपको जब यहां समझाया था तब आपने कहा था भौतिक अवस्था लिखना बहुत जरूरी है। इससे एग्जाम लेने वाला या एग्जाम में प्रश्न पूछने वाला, जब आप भौतिक अवस्थाएं अच्छे से लिख देते हैं तो परीक्षा लेने वाले पर अपना एक बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है, और उनको ये ज्ञात होता है कि बच्चे ने खूब अच्छी तरीके से मेहनत करी है और एक एक चीज को उन्होंने पढ़ते समय बहुत ध्यान से देखा और बहुत ध्यान से समझा। तो आप भी अपनी कोशिश में यही रखिएगा कि हम इस तरह की छोटी छोटी चीजें भूल कर या छोड़कर अपने नंबर कम ना कराएं। तो हम वापस चलते हैं। तो अब हम देखेंगे कि कार्बन जो है वो किस अवस्था में मिलेगा, ठोस, ना कि
गैस। देखिए लकड़ी ठोस होती है, कोयला भी ठोस होता है, पेट्रोल, केरोसिन। अगर ये उदाहरण नाम से दे रखे हैं तो आपको वहां पर लिखना है एल। परंतु अगर लकड़ी, कोयला या प्लास्टिक ऐसा दे रखा है तो आपको वहां पर लिखना है सॉलिड यानी कि ठोस। आप चाहे तो हिंदी में भी लिख सकते हैं। ऑक्सीजन हमेशा गैस के रूप में रहेगी तो हम लिखेंगे यहां पर अंग्रेजी का छोटा जी, और हिंदी में हम चाहे तो गैस भी लिख सकते हैं। और इन दोनों के पश्चात कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एक गैस है, तो हमें वहां पर क्या लिखना है? जी। या हम हिंदी मीडियम में इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से ये कोयले का दहन या कोयले का जलना, ये हमारा सबसे पहला उदाहरण दे रखा है। इसको इन नामों से भी पूछा जा सकता है। आप किसी तरह के कंफ्यूजन में ना रहे, किसी भी नाम से पूछे अपना सूत्र यही रहेगा, C+O2 = CO2, यानी कार्बन ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करेगा। अगला उदाहरण जो है हमारा वो है जल का निर्माण। जल का निर्माण, जल के निर्माण में सामान्यता क्या है? जल का सूत्र क्या है? H2O। अगर इसको हम अलग करके देखें तो इसके अंदर हमें मिलेगा एक तो H यानी कि हाइड्रोजन। अगर H2O को तोड़ते हैं तो हमें एक तो मिलेगा H, दूसरा मिलेगा ऑक्सीजन। और अगर सामान्य रूप से इनके वास्तविक सूत्र लिखे जाए तो हाइड्रोजन का सूत्र क्या है? H2 और इसका क्या है? O2। तो ये दोनों किस रूप में? गैस रूप में। तो आइए देखिए जल का निर्माण किस तरह से होगा। H2 हाइड्रोजन गैस और ये है ऑक्सीजन गैस। तो इसके नीचे लिख देंगे हम G, इसके नीचे भी हम लिख देंगे G। अब इन दोनों को मिलाने के पश्चात हमें जो सूत्र मिलेगा वो मिलेगा जल का H2। तो हम कह सकते हैं ये किस फॉर्म में रहेगा? L यानी द्रव रूप में। हम यहां पर लिख सकते हैं ये गैस रूप में, ये भी गैस में, परंतु ये किस रूप में है? द्रव। पर अभी एक छोटी सी समस्या, और वो समस्या ये है कि ये रासायनिक अभिक्रिया संतुलित नहीं है। संतुलित नहीं है तो हम इसको कैसे पता लगाएंगे संतुलित नहीं है? सामान्य रूप से वही देखना हमको क्रियाकारक और अभिकारक उत्पादों के परमाणुओं की संख्या समानांतर है या नहीं। तो देखिए यहां पर हम देखेंगे हाइड्रोजन के कितने हैं? 2, ऑक्सीजन के भी कितने? 2। परंतु जब उत्पाद का निर्माण होता है तो यहाँ पर हाइड्रोजन तो 2 आ गए, परंतु ऑक्सीजन कितना रहा? 1 ही रहा। ऑक्सीजन 1 ही रहा। तो कुल मिलाकर ऑक्सीजन के परमाणु संख्या यहां पर समान नहीं है। तो ऐसा क्या किया जाए कि दोनों तरफ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या जल के परमाणुओं की संख्या के समान हो जाए। तो हम यहां पर क्या करेंगे? यहां पर लगाएंगे 2। तो यहां पर भी क्या आ जाएगा? 2। तो अब आप देखेंगे 2H2। तो हाइड्रोजन के एक अणु के अंदर कितने परमाणु है? 2। तो 2 अणु में कितने हो जाएंगे? 4। ऐसे कैसे? ऑक्सीजन में कितने रह गए परमाणु? 2। अब हम यहां पर देखेंगे तो इसको सामान्य रूप से पता लगाने के लिए मैंने आपको एक तरीका बता रखा है कि आगे अंग्रेजी के अक्षर के समानांतर जो गणित का अक्षर लिखा जाता है, पीछे वाले सूत्र को उतनी बार लिख दीजिए और उसकी योग कर लीजिए। जैसे मैं यहां पर एक करके दिखाता हूं। हाइड्रोजन यहां पर कितने हैं? 2। तो यहां पर अपन लिखेंगे H2O, H2O और फिर इनका कर देंगे योग। तो देखिए ऑक्सीजन कितनी है? 2 और हाइड्रोजन कितने हैं? 2 और 2 4। तो अब हम देखेंगे यहां पर ये 4, ये 4 और यहां पर भी ये 2, ये 2। तो हम कह सकते हैं हमारा जो सूत्र है वो बिल्कुल सही है और हमारी जो रासायनिक अभिक्रिया है वो बिल्कुल संतुलित हो चुकी है। तो इस तरीके से आपके सामने दूसरा उदाहरण है जल का निर्माण। तो ये एक संतुलित अभिक्रिया है।